आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो कि स्वतंत्र भारत के क्रांतिकारी हैं, राजीव दीक्षित जी के बारे में। जी हां, राजीव दीक्षित जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। छोटे छोटे गांव में जाके उन्होंने लोगों को जागरूक करने का एक महान कार्य किया। स्वतंत्र भारत के क्रांतिकारी, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता, जिनकी मौत हुई या हत्या, इसमें कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये महापुरुष कौन थे? तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। राजीव दीक्षित जी आजादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता, हेल्थ के ज्ञानी, एमएनसीज के खिलाफ आग उगलने वाले क्रांतिकारी, सरकार को हिला कर रख देने वाले प्रहरी, पॉलिटिक्स की बहुत गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ। आप जितनी भी उपमाएं उन्हें देंगे वो कम होंगी। एक जीवन में 50 जीवन जीने का काम किया राजीव दीक्षित जी ने। शुरू करते हैं उनके जन्म के साथ। उनका जन्म हुआ 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के नाह नामक एक छोटे से गांव में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस दिन उनकी मौत हुई वो भी दिन था 30 नवंबर 2010, मतलब जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ था उसी दिन उनकी मौत भी हुई। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने फरीदाबाद से की अपने पिताजी के अंडर। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से उन्होंने बीटेक किया। आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया। इसके बाद वो पीएचडी करने के लिए फ्रांस में चले गए। फ्रांस से पीएचडी करने के बाद वो चाहते तो बहुत ही वीआईपी और लग्जरी लाइफ जी सकते थे, रईसों की तरह, लेकिन उन्होंने कुर्ता और नीचे पैंट या फिर पैजामा पहन के गांव गांव जाके यहां के लोगों में स्वदेशी की भावना को जागृत किया। ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? आज के युवाओं को सीखना चाहिए इनसे। इनके लिए देश प्रथम था। जो भी लोग देश के खिलाफ थे वो राजीव दीक्षित के शत्रु थे। और इस साइंटिस्ट सुनीता नारायण के साथ कुछ ऐसी चीजें प्रूफ की जिसे सब चुप हो गए। इन्होंने इंडिया में जो भी कोल्ड ड्रिंक की बिक्री होती थी वो तक कम हो गई, क्योंकि इन्होंने प्रूफ कर दिया कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो मात्र और मात्र पेस्टिसाइड और टॉयलेट क्लीनर से बढ़ के कुछ नहीं है। इतने क्रांतिकारी थे। तो चलिए हम बात करते हैं आज इनकी फिलॉसफीज के बारे में। आपसे कुछ फिलॉसफी की बात करूंगा जिन्होंने इनको इतना लोकप्रिय बनाया। पहले फिलॉसफी उनकी थी स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी केवल खाओ मत, स्वदेशी केवल पहनो मत, स्वदेशी को जियो अपने जीवन में। और जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बाहर से हमारे देश में आई है, हमारा ही रॉ प्रोडक्ट यूज कर रही हैं और हमारे लिए ही ये डिब्बा बंद चीजें बना के दे रही हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे पाउडर हो, चाहे वो खाने से लेके पहनने से लेके हमारे जीवन संसाधन है, सब वो हमें दे रहे हैं। तो जो भी पैसा उनको मिलता है वो अपने देश में ले जाते हैं। ये जो स्थिति है, क्या ये अंग्रेजों के ब्रिटिश कंपनी से अलग है? आज मोदी जी जो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात, राजीव दीक्षित ने तभी ये बात बोल दी थी कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी को अपने यहां बढ़ा रहे हो, आप उनके सामान ले रहे हो, ये तो वैसी बात हुई कि आप डिब्बा बंद खून ले रहे हो, जो कि बहुत दिन नहीं चलता। आपकी जिंदगी इसी पर निर्भर करती है कि आप क्या खून प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। डिब्बा बंद खून से आप बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए आपकी जो इकोनॉमी है वो आप पे डिपेंड होनी चाहिए, वो किसी आउटर सोर्स पे नहीं। उन्होंने कहा कि गाय न केवल हमारी माता है, बल्कि गाय को बचाना और गाय की सेवा करना हमारा धर्म है। गाय जो हमारे देश में है, जितने ज्यादा उनका बीफ लोग खाते हैं उतना ज्यादा उनको काटा जाता है और सबसे ज्यादा तो एक्सपोर्ट किया जाता है बाहरी देशों में। और जो बाहर की जर्सी गायें हैं उनको हमारे देश में लाया जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो डेनमार्क की सरकार है वहां सबसे ज्यादा जर्सी गायें हैं, तो उनके दूध को पिया नहीं जाता, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप उसके दूध को लगातार पीते हैं तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। ऐसी टोटल 48 बीमारियां हो सकती हैं उनके दूध से। गाय का दूध पी सकते हैं, खेती खुद कर सकते हैं, मतलब हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। स्वदेशी अपनाओ, उनका ये नारा था। अगर हम बाहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं तो हम मतलब एक सांप को दूध पिला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी फिलॉसफी जो कि राजीव दीक्षित की थी वो थी एडॉप्ट आयुर्वेदा। उनके कहने के अनुसार हमारे खेत में, हमारे आंगन में इतनी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं कि अगर हम उन्हें जाने और उनका उपयोग करें तो हमें जिंदगी में कभी भी कुछ रोग नहीं हो सकता है। उनको अपने जीवन में 20 साल तक न तो बुखार हुआ न तो सर्दी जुकाम हुआ।
वो कहते थे कि जो एलोपैथी कंपनियां हैं वो पहले बीमारी को दिखाती हैं, उसको फिर फियर क्रिएट करती हैं, इसके बाद फिर आपको दवा बेचती हैं। जो दवा वो देती हैं वो दवा एक रोग को खत्म करके दूसरे रोग को जन्म दे देती है। तो उनका कहना था कि जो भी बाघभट्ट जी ने औषधि शास्त्र के थ्रू हमें ज्ञान दिया है उसका हमें यूज करना चाहिए। वो जहां भी स्पीच देने जाते थे बाहर पंडाल में या तो बहुत सस्ती या तो फ्री में दवाइयां दी जाती थी। इसलिए उनके अनुसार हमें आयुर्वेदा को यूज करना चाहिए और एलोपैथी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तीसरा जो सबसे क्रांतिकारी उनकी फिलॉसफी थी वो थी आजादी बचाओ आंदोलन। जी हां, उसके थ्रू वो बताना चाहते थे कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, मतलब सत्ता केवल एक्सचेंज हुई थी, स्वतंत्रता नहीं आई थी। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने बनाए हुए तंत्र एवं व्यवस्था में जीना, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम अंग्रेज से मुक्त हुए थे मगर अंग्रेजियत से मुक्त नहीं हुए थे। उनके अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भी अंग्रेजों का ही है, क्योंकि वो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रिपीटिशन है। और B.R. अंबेडकर ने यहां तक बोला है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भारतीय की कोई मदद नहीं होने वाली। ऐसा ही कुछ उनके विचार थे कि जो भी लीडर को हम चुनते हैं वो अगर सही काम नहीं कर रहा है तो हम उसे हटा लें, मतलब राइट टू रिकॉल। जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो हम उसे बुला ले। ये नहीं कि वो 5 साल तक बढ़िया घूसखोरी करे और कमाए। इससे क्या होगा कि बेईमानी कम होगी। और आज जैसा कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी में नेता सरकार गिराते या बढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा काम जनता का है। और उनके शिक्षा पे भी बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे। जी हां, उनके अनुसार गुरुकुल इज द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन आवर इंडिया। लेकिन मैकॉले ने क्या किया? मैकॉले ने यह सोचा कि अगर हमें भारत का चरित्र तोड़ना है तो हमें सबसे पहले गुरुकुल को बंद करने होंगे, और इसीलिए उसने गुरुकुल को बंद कर दिया। वरना हमारे गुरुकुल में चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सभी के लड़के वहां जाते थे, सीखते थे, गुरु की सेवा करते थे बिना किसी भेदभाव के। और आप फिजिकल एक्सरसाइज, आप स्पिरिचुअलिटी, वहां वार की ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब हर एक ट्रेनिंग आपको वहां मिलती थी। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है मैकॉले की, वो रद्दी है। जी हां, वो केवल और केवल मार्क्स पे डिपेंड है। जितना अच्छा रट लिए, जितना अच्छा रट्टू तोता बन गए, तुम उतने ही विद्वान कहे जाओगे, और जो जितना ज्यादा कम नंबर पाया उसको उतना ही मूर्ख कहा जाएगा। उनके अनुसार ज्ञान और डिग्री दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। न्यूटन पढ़ने में बहुत ही रद्दी थे, अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही रद्दी थे, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। उनके अनुसार आज की शिक्षा व्यवस्था नौकर बनाने में माहिर है, मालिक नहीं बना सकती। इंडिया व्यापारियों का देश था, नौकरी पेशा लोगों का देश नहीं था। आज हम लोग सेफ जॉब, बड़ा पैकेज लेकर घर में बैठना चाहते हैं और फ्राइडे सैटरडे संडे को पार्टी करना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिसने सबको हिला दिया हो उसको कौन नहीं मारना चाहेगा? शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बोला, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के खिलाफ बोला, जिसने राजनेता, गवर्नमेंट सबके खिलाफ बोला। मगर इतना बवाल करने वाले व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा कि वो उसके रास्ते से हट जाए? लास्ट में मैं बात करना चाहता हूं कि जो भी सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में कि उनकी मृत्यु हुई थी या हत्या हुई थी, वो सवाल उठना बिल्कुल जायज है। मैं भी उनसे सहमत हूं। मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दिया कि जो मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ वो बोल रहे थे, हो सकता है वो उनको विज्ञापन का पैसा ना दें। तो इस प्रकार से ये हो सकता है बहुत बड़ी मिली भगत भी हो एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी को मारने का। उनकी मौत पे बोला गया कि वो दिल के दौरे से मर गए थे, लेकिन कई सारे ऐसे सबूत आए, जैसे उनका जो शरीर था वो नीला हो गया था। उनका शरीर, बॉडी है, वो पतंजलि पीठ ले जाएगी बजाय कि उनके परिवार के पास। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि हमें आज तक कचोटते रहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ। एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने व्याख्यान देते देते ही, लोगों को जागरूक करते करते ही अपने जान की बलि चढ़ा दी ताकि हम आजादी को बचा सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप राजीव दीक्षित के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैंने उसकी कोशिश की और मैं चाहता हूं कि आपका भरपूर इसमें सपोर्ट मिले। वीडियो को अभी अभी शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग उनके प्रशंसक हैं वो भी इस वीडियो को अपने डाउनलोड करके पर्सनली लोगों के साथ शेयर, इनके विचारों को दूर दूर तक फैलाइए और जहां तक हो सके
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस लीडर की, किस ऐसे व्यक्तित्व की केस स्टडी जानना चाहते हैं जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।